चलिए नमस्कार आप सभी को। मैं मयंक द्विवेदी आप सभी के साथ आपकी नई क्लास में एक बार फिर से लाइव हूँ। आप सभी को आज जो अगला चैप्टर पढ़ाना है वो है मुझे एंशिएंट इंडिया का तीसरा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। वो देखें आप सभी के साथ जो आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, स्थायी जीवन की ओर मनुष्य कैसे गया। इसके पहले मैंने आप सभी को छोटी छोटी बातें बताई थी, छोटे छोटे डिस्कशन आपको दिए थे कि आखिर मनुष्य के जीवन में किस तरीके से क्या परिवर्तन आ रहे हैं। तो स्थायी जीवन ध्यान रखिएगा, परमानेंट लाइफ जो होगी, इसका मतलब क्या होता है, मनुष्य जो है वो अपनी आवश्यकता को कहाँ पूर्ण करता है, ठीक है। जैसे पूर्णता में क्या आएगा, ठीक है, सबसे पहली बात आएगी आवास, भोजन, जल और उत्पादन, ठीक है। ये सारी बातें अगर हम लोग कहें, प्रोडक्शन, ठीक है, जैसे हम लोग कहें ये हाउस है, फूड्स है, वाटर है एंड प्रोडक्शन, अगर इन सारी चीजों को जहां पे मनुष्य एक साथ पा जाएगा वहीं पे मनुष्य स्थायी हो जाएगा। तो धीरे धीरे होता क्या क्या कि जब पहली बार हमें जो प्रमाण मिलता है स्थायी जीवन के बारे में, तो जहां से हमारी पिछली वीडियो खत्म हुई थी उसी के बाद अगर हम लोग देखें तो ये आवश्यकता पूरी हो जाती है। एक जगह है मेहरगढ़, ठीक है ना, मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ में पहली बार पहला स्थायी जीवन का हमें साक्ष्य मिलता है। फर्स्ट परमानेंट लाइफ के बारे में हमें यहाँ पे जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, है ना। तो ध्यान रखिएगा। फिर मनुष्य क्या करता है, आगे चल करके अपनी व्यवस्थाओं में बढ़ने लगता है और यह नवपाषाण कालीन जीवन, नवपाषाण काल का जीवन है, ठीक है। नवपाषाण काल को इसीलिए क्रांति का काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिवोल्यूशनरी टाइम, ठीक है, क्रांति का काल कहा जाता है। इसको कहा किसने, तो ये गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक इतिहासकार हैं, गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक इतिहासकार हैं। इन्होंने कहा कि ये जो है एक ऐतिहासिक काल है, एक क्रांतिकारी का काल माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है। तो मनुष्य ने कहीं ना कहीं गुफाओं की खोज कर ली, अपने आवासीय संरचना का विकास कर लिया। अगर हम लोग पहली बार कहें कि पहली आवासीय संरचना का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो वो अगर हम लोग देखें तो वो है बुर्जहोम नाम का एक प्लेस है, ठीक है। नवपाषाण काल में ही, नवपाषाण काल के अंतर्गत ही अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो एक प्लेस है बुर्जहोम। ये जम्मू एंड कश्मीर में है, जैसा कि अभी मैंने चार्ट में बताया था। यहाँ से 3 हाउसिंग सिस्टम के एविडेंस मिलते हैं, 3 आवासीय संरचना के प्रमाण मिलते हैं। 3 आवासीय संरचना है। ये 3 आवासीय संरचना कैसे, जैसे मैंने कहा आपसे, एक तो झोपड़ी हो जाएगी, दूसरा आपका कच्चा मकान हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा पक्का मकान हो जाएगा, ठीक है। तो कच्चा मकान, पक्का मकान और झोपड़ी, ये 3 चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो मनुष्य जो है आवासीय संरचना में प्रवेश कर ले जाता है। मनुष्य जो है एक विशेष प्रकार की आवासीय संरचना में प्रवेश कर जाता है। खासतौर से यहाँ देखेंगे आटा पीसने वाली मशीन, मूसल, ये सारी चीजें कहीं न कहीं ये जो दिखाई दे रही हैं हमारे गाँव में भी ऐसे मिलती हैं, ठीक है। अगर आप अपने गाँव में जाके देखेंगे तो सबसे पहली बार हमारी जो ग्रामीण कल्चर है उसके अंतर्गत जो भी चीजें आप देखते हैं वो आपको ऐसे ही प्राप्त होती हैं जैसे कि हमें नवपाषाण काल के सिचुएशन में मिलता था, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर आप सभी के लिए। अगला देखें हम लोग, तो देखिए फिर अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा रीति रिवाज, वो हमारा सिस्टम। देखिए रीति रिवाज का हमारा कैसे शुरुआत हुआ। देखिए पुरातत्वविद जो है वो बताते हैं, देखिए पुरातत्व स्पष्ट करते हैं कि कृषक और पशुपालन समूह, जिन्हें जनजाति कहा जाता है वर्तमान में, विद्वान ने पाया कि वे लोग कुछ ऐसी रीति रिवाज को मनाते हैं जो संभवतः पहले प्रचलित थे। अब सबसे बड़ी बात है कि जो भीमबेटका की गुफा है, अगर देखें यहाँ पे, ठीक है, जैसे जहां पे ये लोग रहते थे, भीमबेटका की गुफा में बहुत सारे ऐसे चित्र मिले हैं, ठीक है, चित्र मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि किसी विशेष रीति रिवाज को मनाते हैं आप, है ना। ये रीति रिवाज को मनाते हैं। जैसे आज हम लोग हर तरीके से अलग अलग जिनमें अलग अलग
तरीके से अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, उन्हें मानते हैं या त्योहारों को मनाते हैं, तो उसी तरीके से उस समय में भी एक विशेष प्रकार के ड्रेस सेंस, एक विशेष प्रकार की वस्तुएं और कुछ अलग मान्यताओं के रूप में उन्हें मनाने को इसको दिया जाता था। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे जनजातियों में देखें तो आप देखिए जनजाति किसे कहते हैं। जनजातियों प्रायः जनजाति के लोग छोटी छोटी बस्तियों में रहते हैं, ज्यादातर एक परिवार दूसरे परिवार से संबंधित होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप देखेंगे जनजातियों के बारे में कहा जाता है ये खासतौर से जंगलों में निवास करते हैं, है ना। कहाँ निवास करते हैं? जंगलों में निवास करते हैं, और इनका जो पूरा डिपेंडेंसी होती है वो जंगलों पे ही इनकी डिपेंडेंसी बनी रहती है पूरी तरीके से। तो ये इनका देखा जाए तो ये जनजाति जो है शिकार, भोजन, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ना इनका अपना एक पेशा होता है। अक्सर महिलाएं जो होती हैं खेती का काम किया करते हैं, और पशु जो होते हैं वो बाहर से जो है वो शिकार करके घर चलाने का कार्य करते हैं। संग्राहक की भूमिका में देखा जाए तो ये अपनी वस्तुओं को उन्हीं पत्थरों और वृक्षों या जंगलों से प्राप्त जो भी वस्तुएं होती थी उनके आधार पे लोग बनाते थे। नाच गाना, सजावट इनके घरों में एक अहम हिस्सा होता था। जब आप कच्चे मकानों को आप देखेंगे, जो कच्चा मकान होता है वो उसमें खासतौर से रंग रोगन की बातें जो की जाती थी, कलरफुल मकान बनाए जाते थे, उसको अच्छी तरीके से मेंटेन किया जाता था। तो सारा कुछ जो है बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इन्हें अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का पेपर हो जाता है, एक थॉट्स डेवलप होता है आप सभी के पास में, जिससे आप इसे अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए चलिए अगला देखते हैं हम लोग। देखिए कुछ व्यक्तियों को नेता मान लिया जाता था। देखिए यहीं से जो नवपाषाण काल है ये बता रहा है नवपाषाण काल, क्योंकि नवपाषाण काल क्या हो गया? स्थायी हो गया। ठीक है, और उत्पादक हो गया, उत्पादक, प्रोडक्ट करने लगा। ठीक है ना। अब ये लोग क्या होने लगे? जब उत्पादन करने लगे तो इनकी जो है बचत होने लगी और ये अधिशेष करने लगे, सरप्लस करने लगे। तो कहीं यहाँ से बिजनेस में तनाव ना आ जाए, प्रेशर ना आ जाए, जिसके लिए इन्होंने क्या कर दिया? एक राजनीतिक संस्था बनाई। ठीक है ना, राजनीतिक, फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, राजनीतिक संस्थाएं बनाई गई। ठीक है, जो इनके बीच समझौता करती थी, समझौता करती थी। ठीक है, इनके बीच समझौता किया जाता था, और इन समझौते से क्या होता था? समाज में न्याय की स्थापना की गई, न्याय की स्थापना की गई। इस न्याय की स्थापना करने वाले जो दल होते थे उन्हें कबीला कहा जाता था। कबीलाई समाज बनाया गया, जिसका एक प्रमुख नेता होता था, जिसे कबीलापति कहा जाता था। कबीलापति कहा जाता था, अर्थात कबीले का प्रमुख कहा जाता था। ओके, कबीले का प्रमुख कहा जाता था। तो यही बातें यहाँ पे लिखी गई। ठीक है, अब देखिए अगर सूक्ष्म निरीक्षण करें तो मेहरगढ़ की जीवन मृत्यु दर को दिखाया गया है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो मेहरगढ़ को ढूंढो तो ये कहाँ पे है? यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास में हरा भरा समतल स्थान है, मेहरगढ़ है। यह संभवतः वह स्थान है जहाँ पे स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना शुरू किया था, भेड़ बकरियों को पालना शुरू किया गया था। अर्थात स्थायी जीवन की बात यहीं पे की गई थी। स्थायी जीवन की बात अगर देखा जाए तो यहीं पे की गई थी, परमानेंट लाइफ की बात। ठीक है, चलिए देखिए हम लोग। देखिए यहाँ खुदाई में सबसे पहले इस तरह से पुरातत्वविदों को विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर और आयताकार के घरों को मिले हैं। चौकोर और आयताकार के घर जो होते हैं, आज भी देखिए हमारे जो घर बनते हैं वो चौकोर और आयताकार ही बनाए जाते हैं। ओके, चलिए पहले और बाद के स्तर में अगर हम लोग देखें क्या भिन्नता है। ठीक है, देखिए जब पुरातत्वविद किसी जगह की खुदाई करते हैं तो वह समझते हैं कि लोगों से स्तर पहले के हैं और बाद के हैं। ठीक है, चित्र में देखें तो मान लो लोगों ने सबसे पहले समतल भूमि, ये आपको ये बता रहा है ये पैराग्राफ कि लोगों ने कैसे जमीनों की पहचान की और वहां पे एग्रीकल्चर करना शुरू किया। आप देखिए जब बुद्धि का प्रयोग होने लगेगा तो आपको देखा जाएगा कि अगर ऊंचे नीचे है ना, इस तरीके से ऐड़े तिरछी अगर पहाड़ियां होंगी, ठीक है, और एक समतल जमीन होगी तो आपको पता होगा कि आपको कहाँ बसना है। ठीक है, इस बात को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सगे संबंधियों की मृत्यु के बाद लोग उन्हें उनके प्रति सम्मान जताते थे। देखिए समाधान जो है, समाधान मतलब डेड बॉडीज के लिए कैसे होता था? देखिए एक तो होता था पूर्ण, आंशिक और
दफनाना। देखिए पूर्ण के अंदर क्या हो जाता था, उन्हें पूरी तरीके से जला दिया जाता था। आंशिक के लिए क्या हो जाता था, उन्हें नदी में फेंक दिया जाता था। और तीसरा क्या होता था, जमीन में दफना दिया जाता था। 3 तरीके के यहाँ पे प्रमाण मिले हैं। और खासतौर से देखा जाए आगे चल करके कि इनका जो पैर था वो दक्षिण की ओर, ठीक है, डेड बॉडीज में जो भी पैर होता था वो दक्षिण की ओर होता था और साउथ, ठीक है, और इनका जो सर होता था नॉर्थ की ओर होता था। इस तरीके से डेड बॉडीज को दफनाया जाता था। आज भी कहा जाता है साउथ की ओर हमें पैर करके नहीं सोना चाहिए। ये वैज्ञानिक पद्धति को जानते थे क्योंकि जो धरती है वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है। और अब अगर देखा जाए तो ऐसे में मनुष्य के शरीर पे तनाव पड़ता है, दबाव पड़ता है अगर वह दक्षिण की ओर अपना सर करके सोता है, तो जिससे वह उसको अच्छी नींद नहीं आती है या उसको तकलीफ होती है। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं जब एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है, ठीक है। मेहरगढ़ में भी ऐसा मिला हुआ है, देखें यहाँ पे। इससे पता चलता है इनका ये मानना था कि पुनर्जन्म भी जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है, पुनर्जन्म जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये पुनर्जन्म को विश्वास करते थे क्योंकि देखिए एक बकरी को क्यों दफनाया जाता था किसी बॉडी के साथ में, उसके साथ खाने पीने की वस्तुएं भी दफनाई जाती थी, ठीक है। इससे इस बात का पता चलता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इस कब्र में खाने पीने की वस्तुओं के साथ एक जीवित बकरी को दफनाया गया था। उसका सबसे बड़ा कारण ही यही था कि इससे इनको पता होता था कि अगर ये व्यक्ति, जैसे बहुत क्लैरिटी नहीं थी कि एक व्यक्ति अगर उठेगा, ठीक है, तो यह किसको आवाज देगा, तो बकरी यहाँ पे आवाज करेगी और इससे पता चल जाएगा कि इनको किसी चीज की आवश्यकता है। तो बहुत सारे पॉट मिले हुए हैं, ठीक है, इनके बारे में जानकारी यहाँ पे प्राप्त हमें होती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दाओजली हेडिंग्स क्या है। देखिए दार्जिलिंग हेडिंग ढूंढना है आप सभी को। और यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की जाने वाले रास्ते ब्रह्मपुत्र की घाटी में एक पहाड़ी में पड़ती है, जिसे खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उदाहरण यहाँ से मिलते हैं। तो देखिए यहाँ से भी अति प्राचीन लकड़ियां और यहाँ पे रहने वाले बर्तन, यहाँ से प्राप्त होने वाले बर्तन और मनुष्य, प्राचीनतम मनुष्यों के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये चैप्टर भी आप सभी का फिनिश हो गया। जो चैप्टर हमने आप सभी को पढ़ाया है उसके अंतर्गत एक बात आपको मैंने बता दी है कि आप सभी को इसके बिहार पे बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्या करना है, आप सभी को यहाँ पे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। देखिए ये प्रश्न दिए गए हैं आपको। सबसे बड़ी बात यह है इन प्रश्नों को आपको पढ़ना है। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते हैं, क्योंकि वहां से उनके जीविकोत्पादन को व्यवस्थित क्रम में मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए अब इन सारे प्रश्नों को जब आप उत्तर देंगे, हल्लूर में ज्वार बाजरा मिला, ठीक है, सही गलत बताना है। बुर्जहोम में आयताकार घरों के मकान मिले, चिरांद कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो आपको देखिए चिरांद कश्मीर में स्थित है। आपको ऐसे छोटे छोटे आंसर जो होते हैं इसे होमवर्क में आप सभी को करना है। जितना आपको पढ़ाया गया है उतना ही आपसे पूछा जा रहा है। पीछे आप देखिए एनसीईआरटी में जो भी प्रश्न लिखे हैं उन सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है, जिससे आप बेहतर तरीके से इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर पाए। जो डाउट होगा हम आप सबको अगली क्लास में, बड़ी क्लास जो हमारी होगी, क्लासेस होती हैं जो भी फाउंडेशन बैच की जो क्लासेस होंगी उसमें हम आपको कवर करा देते हैं, ठीक है। ओके चलिए अब हम देखते हैं पुराने भवन और उनका संरक्षण। जो ओल्ड हाउसेस होते हैं उनको हम कैसे सिक्योर करते हैं, कैसे उन्हें सुरक्षित रखते हैं। देखिए जसपाल और हरप्रीत अपने घर के आसपास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उसे खंडहर घर का तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भुतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा इसकी वास्तुकला तो देखो, क्या आपने कभी लकड़ी का इतना सुंदर घर देखा है। दूसरी महिला कहा हमें मंत्री जी को पत्र लेकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को संरक्षित करें। देखिए इसे कहा जाता है ऐतिहासिक विरासत। शब्द को अगर हम लोग कहें तो इसे कहा जाता है ऐतिहासिक विरासत। ऐतिहासिक, देखिए प्राचीनतम भवन स्थल जो भी हैं अगर उन्हें हम बेहतर तरीके से सजोए रखें, बेहतर तरीके से बनाए रखें, तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं और हमारे इतिहास को प्राचीनता के दृष्टिकोण से देखने में बहुत मदद मिलती है कि प्राचीन समय काल में भारत जो है वो किस तरीके से गतिशील रहा और किस तरीके से महत्वपूर्ण रहा। क्लियर है।
तो बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों ये सारी चीज़ें। ये नया चैप्टर है, आप सभी एक नई नोटिंग के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है, नई नोटिंग के लिए तैयार हो जाइए आप सभी। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखें अब हम देखिए, अब अगली जो कहानी शुरू हो रही है वो है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये कहानी। कहा जाता है भारत का पहला अर्बनाइजेशन था यहाँ पे। हड़प्पा के बारे में हम लोग देखें यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु सभ्यता। पहले तो हम लोग देखें सिंधु सभ्यता, इनके 4 नाम हैं। इसके अन्य अन्य नाम भी हम देख लें एक बारी, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग देखें, पहला नाम हो गया सिंधु सभ्यता, दूसरा इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तीसरा इसे कहते हैं मेलुहा सभ्यता, चौथा इसे कहा जाता है आपका कांस्य युगीन सभ्यता, पांचवा इसे कहा जाता है नगरीय सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, राइट है ना। इसके 5 नाम हैं। तो इसकी कहानी समझते हैं कि इसके नाम, इसका नामकरण कैसे पड़ता है, ठीक है। तो चलिए नए पेज में हम लोग लेते हैं और देखते हैं कि कैसे पड़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन का नामकरण। ध्यान रखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी कहानी बहुत पुरानी है, ठीक है। और कहानी में अगर हम लोग जाएं तो हुआ क्या कि 1826 में जब देश गुलाम था तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मोसान। क्या नाम था? चार्ल्स मोसान इनका नाम था, ठीक है। ये एक इतिहासकार थे, इतिहासकार थे, ठीक है। और ये थे यात्रा पर, ठीक है, यात्रा पर थे। और इसी बीच क्या हुआ, भारत के है ना पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, यात्रा करते समय जब गए तो यहाँ बहुत सारी इन्हें कहा जाए तो बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले, अवशेष मिले, ठीक है, अवशेष मिले, जिसे देख करके इन्होंने यह अनुमान लगाया कि कोई न कोई ऐतिहासिक स्थल रहा होगा, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि इनकी बातों को स्वीकार नहीं किया गया, स्वीकार नहीं किया गया, ठीक है। फिर देखिए कहानी में और चेंज आया। कहानी क्या हुई कि 1856 ईस्वी में जब देखिए भारत में क्या हुआ कि 1853 में रेलवे का विकास हुआ, ठीक है। और मुंबई टू ठाणे जो है वो रेलवे जो है वो विकसित कर ली गई। तो यही बात ये हुआ कि 1856 ईस्वी में कहा लाहौर से कराची, लाहौर से कराची रेलवे का विकास करना था, ठीक है, रेलवे का विकास करना था। तो जब यहाँ पे 2 व्यक्ति इसके लिए अपॉइंट हुए, एवी अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर और जॉन ब्रस्टन, ब्रस्टन जो है इसके लिए नियुक्त हुए, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ जब रेलवे का निर्माण करना शुरू किया, जब इसकी खुदाई शुरू की इस एरिया की, तो बहुत सारे यहाँ पे इनको प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए, ठीक है ना, अवशेष प्राप्त हुए। अर्थात जैसे बहुत सारे दीवारें प्राप्त हुई, है ना, मकान प्राप्त हुए, या बहुत सारी ऐसी वस्तुएं प्राप्त हुई जिनको देख करके अचंभित रह गए। और इन्होंने इनकी बात, चार्ल्स मोसान की बात को स्वीकार कर लिया, कि स्वीकार लिया कि कोई न कोई जो है वो प्राचीन स्थल है, ठीक है, प्राचीन ऐतिहासिक शहर यहाँ पे निवास करता था। लेकिन हुआ कहानी में ये कि 1857 में बंगाल में, ठीक है, बंगाल में एक क्रांति फैल गई, जिसे हम लोग 1857 का विप्लव या क्रांति कहते हैं, जिसकी वजह से पूरे अंग्रेज जो है बहुत विचलित हो गए और उन्होंने अपने सारे जो भी नई योजनाएं थी उनको ध्वस्त कर दिया और ये पूरे भारत में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए लागू लग गए, ठीक है। इसी बीच आप देखेंगे कि शांति व्यवस्था जो होती है कहीं न कहीं इस मार्ग को भटका देती है। फिर इसकी शुरुआत जब होती है तो अगर आप देखेंगे इसकी शुरुआत है 1904 में। हुआ क्या कि कर्जन नाम का एक व्यक्ति वायसराय बना, भारत का है ना, आपका वायसराय बना, जिसने क्या किया कि ASI, ठीक है, ASI अर्थात
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातात्विक पुरातत्व विभाग की स्थापना की, आर्कोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया की स्थापना की, और इसका अध्यक्ष बनाया उन्हीं एवी अलेक्जेंडर को, ठीक है, जिन्होंने वो उस समय खोज की थी, ठीक है। तो एवी अलेक्जेंडर जो हो गए वो महानिदेशक बनाए गए, निदेशक डायरेक्टर जनरल बनाए गए, और महानिदेशक ने क्या किया, एक डायरेक्टर की नियुक्ति की जिसका नाम रखा गया जॉन मार्शल, जॉन मार्शल रखा गया, ठीक है, जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल ने अपने अंतर्गत 2 भारतीय इतिहासकार नियुक्त किए। देखिए 2 लोगों की नियुक्त किया, एक का नाम है दयाराम साहनी और दूसरे का नाम है राखालदास बनर्जी, ठीक है, राखालदास बनर्जी। अब देखिए इनको नियुक्त किया कब, 1921 में, ठीक है। तो 1921 में इन्होंने एक स्थल की खोज की जो आपका कहा जाए पश्चिमी पंजाब के लरकाना नामक जिले में स्थित है, वर्तमान के, और ये कहाँ है, पाकिस्तान में है। यहाँ एक जगह की खोज की जिसका नाम था हड़प्पा। तो इसीलिए इस पूरी सभ्यता का नाम जो पड़ गया, ये पड़ गया पहले खुदाई कर्ण हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट नेम अप्रूव्ड हो गया कि यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है। अब दूसरे जो रहे वो राखालदास बनर्जी, आपकी राखालदास बनर्जी महोदय, इन्होंने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज की, मोहनजोदड़ो की खोज की, जिसे कहा जाता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला कहा जाता है, माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है ना, माउंट ऑफ डेथ कहा जाता है, ठीक है, मृतकों का टीला। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग बहुत सारे ऐसी जगह मिले जहाँ पे 50+ डेड बॉडीज एक साथ में एक जगह पे अंबार जैसा मिले थे। तो अभी ये दोनों खोज हो गई। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हड़प्पा है, ठीक है, वो मोहनजोदड़ो से 4, हड़प्पा जो है जो मोहनजोदड़ो है वो हड़प्पा से 4 गुना बड़ा है, ठीक है, 4 गुना बड़ा है। हम क्या कह रहे हैं आपसे, ये कह रहे हैं कि जो देखिए यहाँ पे मोहनजोदड़ो गुणे 4 हड़प्पा गुणे 4 टू मोहनजोदड़ो, ये बात है। अर्थात मोहनजोदड़ो बहुत बड़ी साइट, ये कहा जाए इंडस वैली सिविलाइजेशन की दूसरी सबसे बड़ी साइट है, क्योंकि सबसे बड़ी साइट जो है वो है राखी गढ़ी सबसे बड़ी साइट है। दूसरी साइड है आपकी मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो, और तीसरी साइड है आपकी धौलावीरा। ये 3 साइडें हैं, सबसे बड़ी साइड है। द लार्जेस्ट साइड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो एंड धौलावीरा, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से दोनों में विवाद हो जाता है ना। और ये कहा जाता है कि अगर हम देखें कंटेंट के बेस पे तो हमें क्या करना चाहिए कि सभ्यता का नाम क्या रखना चाहिए, मोहनजोदड़ो की सभ्यता रखना चाहिए। तो हुआ क्या कि इस विवाद को सॉल्व करने के लिए 1924 में जॉन मार्शल ने इन दोनों लोगों के बीच में समझौता कराया और इन्हें कहा कि देखो ये जितने भी सभ्यताएं खोजी जा रही हैं ये सभी सिंधु नदी के किनारे की नदियां हैं, ठीक है। तो इस नदी घाटी सभ्यता का नाम रख दिया जाए सिंधु नदी घाटी सभ्यता, ठीक है, सभ्यता रख दिया जाए। और इसका नाम क्या पड़ गया, सिंधु सभ्यता पड़ गया। फिर क्या हुआ, एक और इतिहासकार है जिनका नाम है पिगट महोदय इनका नाम है, ठीक है। पिगट महोदय ने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की ट्विंस कैपिटल है ना, ट्विंस कैपिटल है, जुड़वा राजधानियां। क्या कहा, जुड़वा राजधानी कहा। तो यहां से आप देखेंगे ये कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जुड़वा राजधानी कौन है। क्लियर है आपको।
तो ये चीजें आप देखेंगे, ये चीजें अब हो गई, मतलब दो नाम आपको मिल गए, एक हड़प्पा क्यों पड़ा, दूसरा इसका सिंधु सभ्यता नाम क्यों पड़ा। 1924 में जो जॉन मार्शल ने कहा कि इस सभ्यता का नाम क्या होना चाहिए, सिंधु सभ्यता होना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ कहाँ पे मिल रहा है, सिंधु सभ्यता में मिल रहा है। अब अगला देखिए जो है, अगला जो है वो नाम पड़ा है मेलुहा सभ्यता, राइट है ना, मेलुहा, ठीक है, मेलुहा सभ्यता। ये एग्जैक्टली जो है ईरान और इराक के लोग जो है ये भारत से व्यापार करते थे, तो एक व्यापारिक नाम है, व्यापारिक नेम है, व्यापारिक नाम है ये, ठीक है, जिसके थ्रू इसे क्या कहा गया है ना, मेलुहा सभ्यता कह दिया गया। ये पर्टिकुलरली मेसोपोटामियाई कल्चर के लोग जो हैं इसे मेलुहा सभ्यता के रूप में जानते हैं, कहते हैं। क्लियर है आपको। फिर वहीं अगर हम देखें आपसे, अगला है कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में, देखिए कांस्य युगीन। तो देखिए कांस्य युगीन में अगर हम लोग चल के देखें तो यहाँ पे पहली बार ब्रोंज की, है ना, ब्रोंज मिला, जिसको हम लोग कहते हैं कॉपर प्लस टिन को मिला करके क्या बनता है, ठीक है, ब्रोंज बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे एक मिक्स जो कल्चर है, ठीक है, मिश्रित धातु के रूप में पाया गया यहाँ पे, इसीलिए इसे कांस्य युगीन की सभ्यता कहा जाता है, और कोई मतलब इसका नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रथम नगरीकरण की सभ्यता क्यों कहा जाता है, प्रथम नगरी सभ्यता इसे क्यों कहा जाता है। देखिए अब आपको अच्छा सा समझाते हैं। आप देखिए यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से देखिए, है ना। और अगर हम लोग देखें ये बीच में नदी है, बह रही है, ठीक है, और ये सारा हमारा कवर्ड है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है, ये कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, देखिए कवर्ड हम कर रहे हैं इसको। और ये देखिए ये है यहाँ पे इस तरीके से आवासीय संरचना, ठीक है। तो एक तरीके से अगर हम कहें तो जो आवासीय संरचना का स्वरूप था वो राइटेंगुलर था, आयताकार था, आयताकार था, या हम कहें ट्रायंगुलर, त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार। अगर हम देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं कॉर्नर का मकान, त्रिकोणाकार या आयताकार था इनका एरिया। दूसरी बात कहें कि इनका जो घरों का विभाजन था अंदर में, ठीक है, वो था वर्गाकार, वर्गाकार। यहाँ पे जो ईंट का प्रयोग हुआ था मकान बनाने के लिए वो 4:2:1 के रूप में प्रयोग हुआ था, जैसे आज भी प्रयोग होता है, ठीक है। इन ईंटों को जोड़ने का जो प्रयोग था, जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पे, इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम पे, या कहा जाए ग्रिड सिस्टम पे, ग्रिड सिस्टम पे। ये ग्रिड सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जैसे हम घरों में अपने देखते हैं एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट, दूसरी के ऊपर तीसरी ईंट, ठीक है, इस तरीके से हम लगा के इसको जोड़ते चले जाते हैं। तो हमारी ईंट जो है वो गारे के साथ में क्या हो जाती है, एक दूसरे को बॉन्ड करते हुए चली जाती है, बांधते हुए चली जाती है, इसी को ग्रिड सिस्टम कहा जाता है। देखिए इनकी जो नालियां थी वो ढकी हुई थी, नालियां इनकी कवर्ड रही हैं, ढकी हुई रही हैं। इनकी जो सड़क है वो खास तौर देखिए 90 डिग्री टर्न पे है, ठीक है, इससे ये दुर्घटना से वंचित रहे, दुर्घटनाएं यहाँ पे नहीं होती थी, ठीक है, क्योंकि देखिए यू टर्न जब होता है तो दुर्घटनाएं ज्यादा होती हैं। तो इस तरीके से कहा जाए इतना ऑर्गेनाइज सिस्टम था इनका, बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था, जिसके अकॉर्डिंग इस पूरे सभ्यता को हम लोग क्या कर सकते थे कि नदी घाटी सभ्यता के साथ प्रथम नगरी सभ्यता कर सकते थे, ठीक है, क्या कहते थे, प्रथम नगरी सभ्यता। तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझना है कि सभ्यताएं की विकसित कैसे होती है। तो मैंने 5 नाम आप सभी को बता दिया अभी फिलहाल कि कैसे इन सभ्यताओं का विकास हुआ, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अपने कोर्स सेक्शन पे और हम आपको एक साथ देखते हैं आपका कंटेंट कैसा है, ठीक है। तो देखिए इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इन नगरों को देखना चाहते हैं तो आप देखिए, ये दिस इज योर ड्यूटी, आप इसे अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि मैंने पूरी तरीके से समझाया कि प्रारंभिक नगर कैसे बसते हैं। अगर हमारी दूसरी स्लाइड आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि ये देखिए सिंधु सभ्यता की कितनी है, सहायक नदियां हैं, ठीक है, इसकी सिंधु की सहायक नदियां, सहायक नदी है, जिसमें हम लोग ने क्या देखा था, कौन कौन सी है, झेलम है, चिनाब है, रावी है, सतलज है, व्यास है, श्योक है,
ठीक है, और सिंधु है स्वयं में, ठीक है। तो ये 7 नदियां हैं जिन्हें मिलाकर के हम क्या कहते हैं, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु प्रदेश कहते हैं। इन्हीं 7 नदियों के किनारे एक बड़ी सभ्यता बसी हुई है जिसे हम लोग सिंधु सभ्यता कहते हैं। किसे क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ओके। अब आप ध्यान रखिएगा, जैसे सिंधु सभ्यता के जो बड़े साइट्स हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है, जैसे राखी गढ़ी इज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। एंड द सेकंड लार्जेस्ट साइट इज मोहनजोदड़ो एंड थर्ड लार्जेस्ट साइट इज धौलावीरा, ओके। धौलावीरा इज द थर्ड लार्जेस्ट साइट, ठीक है। देखिए लोथल, लोथल इज द फर्स्ट डकयार्ड, पहला बंदरगाह लोथल यहाँ पे माना जाता है। चाहुंदड़ो इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरिया इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। सुतकांकी को यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें, घोड़े की अस्थि, घोड़े की अस्थि। अब देखिए जब आप पढ़ेंगे इन साइट्स को, आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मोहनजोदड़ो क्या है, चाहुंदड़ो क्या है। तो ये धीरे 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 करके जब हमारे एडवांस क्लास में आप आओगे तो उस एडवांस क्लास में हम आप सभी को इसके बारे में डेप्थ लेके चलते हैं, ठीक है। अभी एनसीईआरटी है और फिर भी एनसीईआरटी बेसिक लेवल आपका स्ट्रॉन्ग कर देती है, यही का कम है, बेटर तरीके से आपको समझा रही है एनसीईआरटी, ठीक है। तो हमने आपको सारा नगर नियोजन बता दिया। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है महान स्नानागार। अब हम आपको एक चार्ट के थ्रू दिखाएंगे फिर से विशाल स्नानागार की जब बात यहाँ पे की गई है तो विशाल स्नानागार कैसे था। देखिए हम सारा कुछ जो आपको पिक्टोग्राफी बताएंगे, विशाल स्नानागार जो आपके जीवन में कभी नहीं भूलेगा, आपको कभी है ना रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे विशाल स्नानागार देखिए कैसा था। देखिए विशाल स्नानागार में हम 4 दिशाओं को ले लेते हैं। विशाल स्नानागार को ही पवित्र स्नानागार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पवित्र स्नानागार कहा जाता था, स्नानागार। इसको इंग्लिश में कहते हैं द ग्रेट बाथ सिस्टम। इसका डिजाइन देखिए, आप सबसे बड़ी बात है आप रटते हैं, नहीं रटना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और हमारे दिमाग में एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि कोई चीज हमें समझनी है, रटनी नहीं है। अब देखिए हमने आपके सामने बना दिया है 4 दिशाएं। अगर आपने कभी भी कोई भी पवित्र स्थान का भ्रमण किया होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आप सभी नहीं गए हो, हरिद्वार गए हो अगर, तो नहीं गए हैं तो चलिए इसको एक मानचित्र, एक चित्र में आप देख लीजिए, वीडियोस में आप देख लीजिए जैसा इसका निर्माण हुआ है, सेम इट इज इसका भी निर्माण ऐसे ही किया गया है। तो चलिए हम लोग एक निर्माण करते हैं एक पवित्र स्थल का। और पवित्र स्थल में देखें क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो नॉर्थ है ना, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ और साउथ में, देखिए नॉर्थ और साउथ में ये स्टेयर्स हैं, ये क्या है, सीढ़ियां हैं। ये दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी जिससे लोग क्या हो कि अब पूरा स्ट्रक्चर आप बन जाने दीजिए, फिर हम बताते हैं आपको। लीजिए स्ट्रक्चर हो गया तैयार। अब हम बात करते हैं क्या है। देखिए नॉर्थ और साउथ जो है इन दोनों साइड में क्या थी, सीढ़ियां थी, ओके। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये मध्य में था जलकुंड। क्या था ये, जलकुंड, ठीक है, जलकुंड। 3 तरफ से थे रेस्ट हाउसेज। ये 3 तरीके से ब्लॉकेज जो धर्मशाला जिसे हम लोग बोलते हैं ना, धर्मशाला, ठीक है, धर्मशाला बोलते हैं, या रेस्ट हाउस इंग्लिश में बोल सकते हैं, रेस्ट हाउसेज, ठीक है, रेस्ट हाउसेज, धर्मशाला या रेस्ट हाउसेज हम बोलते हैं। ये 3 तरफ से बने थे। आपको आइडिया लग गया कि चौथा कौन सा तरफ था जिधर है ना ये नहीं बनाया गया। क्लास में स्टूडियो, ठीक है। तो एक आइडिया लगता है आपको कि यहाँ पे कैसे निर्माण किया गया, ओके। तो अब आप देखेंगे यहाँ एक बेसिकली थॉट ये हो जाता है आपके लिए कि ये 3 तरफ से जोन बंद था और ये जो चौथा जोन खाली था जिसे हम नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट जानते हैं, बहुत ही पवित्र कोना होता है ये नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं ईशान कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईशान कोण बोलते हैं। कहा जाता है इससे ईश्वर का कोना कहा जाता है, ईश्वर का कोना कहा जाता है। इसे ईश्वर का कोना क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सनलाइट जो होती है ना, सनलाइट जो होती है बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। अर्थात जहाँ सनलाइट हो वहाँ ऊर्जा का स्रोत बहुत अच्छा बना रहता है, इसलिए कहा जाता है कि आपको
ईशान कोण में मंदिरों का निर्माण करना चाहिए या हमें उधर ही मुख करके बैठ के पढ़ना चाहिए, हमारा कंसंट्रेशन बहुत बेटर हो जाता है। ठीक है, देखिए यही कोना था जिधर करेंगे हवन करेंगे, हवन करेंगे, राइट है ना। देखिए ये यही कोना था जिधर बैठ के पुरोहित हवन करता था, पूजा पाठ किया करता था ईशान कोण की ओर, और यही जो था वो पुरोहितों का आवास भी हुआ करता था। ठीक है, अब देखिए जो दो साइडें और हैं, वेस्ट साइड और ईस्ट साइड, यहाँ पे देखिए स्त्रियों के लिए वस्त्र बदलने के लिए परिक्षेत्र बनाया गया था, घर बनाया गया था, है ना। जिसे हम देखते हैं पवित्र स्थान होता है, महिलाएं जाती हैं, कैसे वस्त्र बदलेंगी भाई, ओपन ड्रेस चेंजेस करना उनके लिए काफी ज्यादा, है ना, कहा जाता है शेमफुल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में देखें हम यहाँ पे, तो ये महिलाएं जो है वस्त्र बदलने के लिए यहाँ पे दोनों साइड में बनाया गया था। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को देखिए, क्या आपको नहीं लगता है रिचुअल प्लेस था? दैट्स फाइन, क्लियर है ना। ये बिल्कुल एक ऐसा है रिचुअल प्लेस आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से भीड़ को टर्न किया जाता था, अर्थात एक तरफ भीड़ अगर साउथ से जा रही है तो साउथ में निकल जाए, नॉर्थ वाली भीड़ नॉर्थ से निकल जाए। ठीक है, और जो लोग इस दोनों तरफ भीड़ में गए हों जलकुंड में स्नान करने, अगर उसमें स्त्रियां हैं तो दोनों तरफ उनको ड्रेस चेंज करने के लिए क्षेत्रफल दिया गया था, वो वहां पे ड्रेस चेंजिंग अपना कर लें। देन आफ्टर कहा जाता था कि वो अच्छी तरीके से यहाँ पूजा पाठ कर लें। कौन सा कोना था? नॉर्थ ईस्ट का कोना था, जिसे ईशान कोण कहा जाता है, सबसे पवित्र कोना कहा जाता है। अगर हम आज के वर्तमान के किसी भी ऐसे पवित्र स्थल को देखें तो ये हूबहू जो है उससे मैच करता है। तो ये है बेसिक थॉट्स ऑफ, ठीक है, द ग्रेट बाथ सिस्टम, महान, है ना, जो महान विशाल या महान स्नानागार जो कहा जाता था, इसके सामने द ग्रेट लगाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो यही था कि यहाँ पे इस तरीके के ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को डेवलप किया गया था। क्या आप संतुष्ट हैं इस बात से? जरूर अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर इसमें से कुछ डाउट्स है तो आप सभी फिर से हमसे एक प्रश्न कर सकते हैं, और इस प्रश्नों का जवाब हम आपको अपनी क्लासेस में, आपको अगली क्लासेस में हम आपको देते हुए मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भवन, नाले और सड़कें। अब जो देखिए हमने आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर बताया है, अब देखिए जब आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये जो आपका नीचे बना हुआ है विशाल स्नानागार है आपका, तो ये इसमें तो आपको ये स्ट्रक्चर नहीं समझ में आने वाला, लेकिन एग्जैक्टली अगर हमने आपको जो बताया है, जब आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर वैसे ही कि वैसे बना हुआ है जैसे मैं आपसे बता रहा था। जैसे आप देखें, देखिए इस तरफ सीढ़ियां हैं, इस तरफ भी सीढ़ियां हैं, ठीक है, इन दोनों तरफ से सीढ़ियां हैं, ये है आपका विशाल स्नानागार, ठीक है, और यहाँ इधर देखेंगे ये साइड में बने हैं रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं, ठीक है, और इधर आपके ड्रेस चेंजिंग रूम दोनों साइड में बने हुए हैं। नॉर्थ ईस्ट कोने में आप देखेंगे तो यहाँ पे बना हुआ है क्या आपका, इस आपका पुरोहित आवास, ऊंचे ऊंचे देखिए ये ऊंचे टीले बनाए गए हैं यहाँ पे इस साइड में। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, क्योंकि लिखी गई बातों को जब हम, वैसे भी अगर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो रिटन स्टाइल है वो है पिक्टोग्राफी। क्या है दोस्तों? पिक्टोग्राफी है, ठीक है, पिक्टोग्राफी। ये क्या होता है? भाव चित्रात्मक शैली है, भाव चित्रात्मक शैली है, अर्थात भाव चित्रात्मक शैली के आधार पे ही इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझा जा सकता है, क्योंकि ये प्री हिस्ट्री टाइम पीरियड का है जहाँ पे हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे लिखी हुई चीजों को जानकारी कर सके। भवन, नाले और सड़कें, ये हमने आपको चित्र में बता दिया। जब फर्स्ट अर्बनाइजेशन हम पढ़ा रहे थे तो वहां पे हमने आपको इसको बता दिया है, इसको रीड करिएगा और पीछे वाले स्लाइड से मैच करेंगे तो आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। नगरीय जीवन के बारे में हमने आपको बताया था कि नगरीय जीवन किस तरीके से इंपॉर्टेंस है, रीड कर लेते हैं, कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा तो मैं जरूर बताऊंगा आपको। देखिए हड़प्पा के नगर बड़ी हलचल रहा करती थी, यहाँ ऐसे लोग रहते थे जो नगर की खास इमारतें बनाने में जुड़े होते थे। खासतौर से देखा जाए तो इनके ये जो थे बहुमूल्य धातुओं का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, बहुमूल्य पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, सोने चांदी का से इनका परिचय था, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक चीज कॉमन है, जब धातुओं की बात आएगी तो आप इतना जरूर दिमाग में रखिएगा, लोहे से इनका परिचय नहीं था, लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है ना। ओके, आयरन आइडेंटिफाई नहीं था इनके टाइम पीरियड में। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू, ठीक है, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि क्योंकि लोहे की जो खोज होती है ना वो वैदिक काल में होती है, और वैदिक काल के अंतर्गत अगर भी हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में होती है, उत्तर वैदिक काल में। तो कहाँ से हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हम आपको नहीं बता सकते हैं इसके बारे में कि यहाँ पे आपका होगा, क्लियर है।
अब आप देखेंगे इसके अलावा नगरों में शिल्पहार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर निवास करते थे। तो चाहुंदड़ो वगैरह जो है स्पेशल प्लेसेस जो है यहाँ पे हमें मिलता है, जहां से ठीक है। चाहुंदड़ो जो है, देखिए पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी ऐसा लगता है कि एक विशेष रसपान की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो जल ही जीवन है, सही है, लेकिन बीच बीच में चाय वाय का स्वाद लेते रहना चाहिए, है ना। और वैसे भी आपकी गुजरात की चाय जो है वो किसी रबड़ी से कम नहीं। चलिए, तो हम आपको समझा रहे थे कि देखिए यहाँ पे जो स्त्री पुरुष का वो है, ये दोनों को शिल्पकार की स्थिति में क्राफ्टमैन के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। ये बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ उनका प्रमाण मिलता है। अगला देखते हैं हम लोग नगर और शिल्प की। अगर हम लोग बात करें तो नगर और शिल्प में देखें, खासतौर से देखा जाए यहाँ पे जो ज्वेलरीज पाई गई हैं वो मेड बाई स्पेशल टूल्स, जैसे हम स्टोन्स के होती थी। दूसरी सबसे बड़ी बात अगर मेटल्स में कहें तो हम लोग जैसे बहुत सारे हम देखें, कॉपर है, ब्रॉन्ज है, गोल्ड है, सिल्वर है, यहाँ पे इसके मेटल्स हमको प्राप्त हुए हैं बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो यहाँ एक बात लिखी गई है, आप देख लीजिए, अधिकतर पत्थर संग तांबे, कांसे, सोने और चांदी की धातुएं ही यहाँ पाई गई थी। तांबे कांसे के औजार, हथियार, गहने तथा बर्तन यहाँ पे पाए जाते थे। सोने चांदी के गहने बर्तन भी यहाँ पे पाए जाते थे। इट इज टू इम्पोर्टेंट। रीजन इसका ये है कि जैसे सोने और चांदी, गोल्ड एंड सिल्वर, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेटल हैं और बहुत कॉस्टली मेटल हैं, जो इस समय एक ज्वेलरीज इनका प्रयोग किया जाता था। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं हैं मनके और बाट और फलक। देखिए ये समुद्र से प्राप्त की जाती थी, यहाँ से समुद्रों से प्राप्त की जाती थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, इनको लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्लियर है आपको? यहाँ पे इन चीजों को ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। इनका आयताकार मोहरे होती थी। जो मोहर क्या होता था, मोहर जस्ट लाइक एज ए क्वाइन, ठीक है। ये क्या होती थी, क्वाइन होती थी, ठीक है, सिक्के होते थे जिन्हें प्रमाणिकता प्राप्त होती थी। खासतौर से इनके जो क्वाइंस होते थे ना, वो स्क्वायर शेप में होते थे, वर्गाकार आकृति के होते थे, ठीक है, वर्गाकार आकृति के मोहरे होती थी। और इनका जो अनुपात होता 16 के अनुपात में ये पाए जाते थे, ठीक है। जिससे ये बात देखते हैं कि सबसे ज्यादा, और खासतौर से जो मोहरे बनी होती थी सेल खड़ी की बनी होती थी। किसकी? सेल खड़ी की, अर्थात स्ट्रीट लाइट्स की बनी होती थी। मोहर मतलब मुद्रा, बट लाइसेंसिंग कॉइन कहा जा सकता है क्योंकि इनको एक्चुअल मुद्रा हम लोग नहीं कह सकते हैं। रीजन ये था कि ये एक आहत मुद्राएं होती थी। आहत मुद्रा का मतलब होता पंचिंग कॉइन। हम पंचिंग कॉइन की बात करते हैं, देखिए, ठीक है। चलिए हम बता देते हैं आपको पंचिंग कॉइन क्या होता है ना। आहत मुद्रा पंचिंग कॉइन खासतौर से देखा जाए सभी आकारों में मिलते थे, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर देखा जाए तो स्क्वायर शेप में सबसे ज्यादा, वर्गाकार आकृति में सबसे ज्यादा मिलते थे, ठीक है, वर्गाकार आकृति में। और ये हमने कहा आपसे कि ये मिलते थे स्पेशली अगर देखा जाए तो 16 रेशियो में। जैसे आज हम देखते हैं 25 पैसा है, फिर 50 पैसा होता है, फिर आपका 75 पैसा होता है, फिर 1 रुपया होता है। वैसे 16 दूना 32 दूना 64, इस तरीके से इनका चलता था। इनका एक आना जो था 16 आने के बराबर होता था। आपने सुना होगा पुरानी कहावतों में कि 16 आना, ठीक है, 16 आना माना जाता था। तो एक इस सीक्वेंस में इनका रेशियो जो है वो डेवलप करता था। तो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि सिक्कों का महत्व इनके यहाँ पे ऐसा था। पंचिंग कॉइन का मतलब क्या होता था, खासतौर से इनके सिक्कों पे एक मोहर बनाई जाती थी, उसको पंच कर दिया जाता था। उस पे किसी विशेष प्रकार के पेड़, विशेष प्रकार के पौधे, विशेष प्रकार के पशु, खासतौर से देखा जाए एक श्रृंगी
एक श्रृंगी पशु जिसे हम लोग कुबड़ वाला सांड कहते थे, कुबड़ वाला सांड कहते थे, जिन्हें बुल नहीं हम्पल्स कहा जाता था, हम्पल्स कहा जाता था, ठीक है। इनका प्रयोग इस पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए, इस चीज को क्लियरिटी के साथ देखना दोस्तों। तो चलिए फिर आज हम लोग की क्लास जो है ये हम लोग देखेंगे, यहीं तक आज हम लोग करते हैं इस क्लास को, क्योंकि अगली क्लास जो होगी हमारी कच्चे माल की खोज, कैसे हम लोग रॉ मटेरियल्स को देखते हैं, ढूंढते हैं, इस पे पूरा डिपेंडेंट होगा। तो हम सब आप अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।